Hello all of you. Now let's see a very important chapter and that is exemptions. Exemption chapter अपन पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद हम रेट्स ऑफ टैक्स स्टडी करेंगे. हालांकि रेट्स ऑफ टैक्स इसके पहले दिया है नोट्स में, लेकिन हम पहले एग्जेम्पशन देखेंगे, बाद में रेट्स ऑफ टैक्स देखेंगे. ओके, चलो शुरू करते हैं. एग्जेम्पशन का मतलब है कि जहां पर गवर्नमेंट सोचता है कि ये गुड्स बहुत काम के हैं जनरल पब्लिक के, लाइक सॉल्ट, नमक, मिल्क वगैरह, दही, तो गवर्नमेंट कहता है कि चलो ठीक है, ऐसे गुड्स पे हम एग्जेम्पशन देते हैं, वी विल नॉट चार्ज एनी जीएसटी. तो उनको एग्जेम करके रखा है. तो वो अपन देखेंगे अभी कौन से पूरे तो नहीं देख सकते. देयर आर many 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 goods which have been exempted. We'll study a few of them. Similarly, बहुत सारे सर्विसेज होंगे जहां पर गवर्नमेंट को लगता है कि इनको एग्जेम्प्ट करने की जरूरत है, तो उनको एग्जेम्प्ट किया है. अब गुड्स की कुछ आइटम्स देखेंगे अपन और सर्विसेज के सारे आइटम्स देखेंगे दैट हैव बीन एग्जेम्प्टेड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. पहले कुछ टेक्निकलिटीज देखते हैं, कुछ सेक्शन देखते हैं और फिर सीधा नोटिफिकेशन पे चलेंगे. तो इंट्रोडक्शन में वही दिया है कि व्हेन अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज फॉल्स विद इन परव्यू ऑफ चार्जिंग सेक्शन, सच सप्लाई इज चार्जेबल टू जीएसटी. अगर चार्जिंग सेक्शन में आता है तो चार्जेबल है. हाउएवर, फॉर डिटरमिनिंग द लायबिलिटी टू पे द टैक्स, वी नीड टू चेक whether such supply of goods or service are exempt from tax. यानी चार्जेबल तो है, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट उसको एग्जेम्प्ट भी करता है. तो क्या एग्जेम्प्ट तो नहीं किया, ये अपने को पहले देखना पड़ेगा. और एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी दी है. सेक्शन 2 क्लॉज 47 कहता है कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज आर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स निल रेट ऑफ टैक्स. जहां पे भी गवर्नमेंट ने निल रेट प्रिस्क्राइब किया है वो अपने आप में एग्जेम्प्ट गुड्स है. और which may be wholly exempt from tax under section 11. Section 11 is giving the power to the government to give exemptions. और under section 6 of IGST Act, जो कि बाद में स्टडी करेंगे, and includes non-taxable supply. exempt में non-taxable भी आते हैं. यानी तीन चीज आती है. एक वो जो निल रेट से प्रिस्क्राइब्ड है, जिसका रेट निल है, या जिसको एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम किया गया है, या फिर जो नॉन टैक्सेबल है. नॉन टैक्सेबल, तो नॉन टैक्सेबल यानी जो सप्लाई ही नहीं है. हमने देखा था, याद है आपको, नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई. सेक्शन 7 के अंदर एक नेगेटिव लिस्ट देखा था कि जिसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे, यानी जिसपे लेवी ही नहीं होगा, तो उसको भी एग्जेम कहेंगे. तो एग्जेम में तीनों आ गए. निल, जो निल रेट से प्रिस्क्राइब होते हैं टैरिफ के अंदर, या फिर जिस पे एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है. और एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन कौन सा है? होल ऑफ ड्यूटी का, पार्ट नहीं, होल ऑफ ड्यूटी का एग्जेम्पशन है. या फिर जो नॉन टैक्सेबल है. और आगे कहता है कि स्टेट जीएसटी लॉज ऑल्सो कंटेन आइडेंटिकल प्रोविजंस फॉर अलाउइंग एग्जेम्पशन फ्रॉम एसजीएसटी. वो स्टेट के पावर में है. तो चलो सेक्शन 11 देखते हैं अभी. ये जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है वो यहां पे आएगा सेक्शन 11 के अंदर. तो उसमें क्या कहता है देखो. पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स वेयर द गवर्नमेंट इज सैटिस्फाइड, यानी कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इट इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट. जो भी एग्जेम्पशन दिया जाता है ना, तो उसमें यही वर्ड्स होते हैं, इन पब्लिक इंटरेस्ट. हालांकि सब पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसको पब्लिक इंटरेस्ट कहते हैं. जैसे अभी आपने देखा गुजरात इलेक्शन आने वाला है, तो खाकरे पे रेट को कम कर दिया या एग्जाम किया, जो भी किया, तो क्योंकि उसका कंजम्पशन वहां पे ज्यादा है, तो उसके रेट को कम कर दिया. दिवाली के पहले की बात है. तो ऐसे चलते रहता है. सो इट इज ऑल पॉलिटिकल इंटरेस्ट, मगर लॉ में लिखना पड़ता है पब्लिक इंटरेस्ट. सो टू डू इट मे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन विच इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट exempt generally. तो इसको जनरल एग्जेम्पशन कहते हैं. exempt जनरली यानी सबको एग्जेम्पशन है. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि पापड़ एग्जेम्प्ट है, तो जो भी पापड़ बनाएगा या बेचेगा सबको एग्जेम्पशन मिलेगा. तो उसको जनरल एग्जेम्पशन कहते हैं. ईदर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड. एग्जेम्पशंस आर ऑफ टू टाइप्स.
एग्जेम्पशन जनरल एग्जेम्पशन है, लेकिन जनरल एग्जेम्पशन दो प्रकार का होगा, एक एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट यानी विदाउट कंडीशंस, एब्सोल्युटली का मतलब है विदाउट कंडीशंस, नो कंडीशंस अटैच्ड, ये गुड्स एग्जेम्प्ट है यानी कि है, खत्म, एब्सोल्यूट, या सब्जेक्ट टू कंडीशंस यानी कंडीशनल एग्जेम्पशन. सो एग्जेम्पशन कैन बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल. एब्सोल्यूट यानी विदाउट कंडीशंस, कंडीशनल यानी विद कंडीशंस, कि जो इंसान ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, तो उसको कंडीशनल एग्जेम्पशन कहते हैं. तो या तो एब्सोल्यूट हो सकता है या कंडीशनल हो सकता है. ठीक है, एज मे बी स्पेसिफाइड हियर इन, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, दोनों को एग्जाम करने का पावर है, या तो गुड्स को या सर्विस को या दोनों को. ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन फ्रॉम होल और पार्ट, तो एग्जेम्पशन कैन बी होल ऑफ द ड्यूटी और पार्ट ऑफ द ड्यूटी. तो एग्जेम्पशन एब्सोल्यूट हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है, फुल्ली हो सकता है, या पार्टली भी हो सकता है. तो पार्टली यानी कि पार्ट ऑफ द ड्यूटी. फॉर एग्जाम्पल कि अगर रेट, अब पार्ट ऑफ द ड्यूटी में दो चीज करता है गवर्नमेंट, या तो रेट को कम कर देता है कि 18% है तो तुम ठीक है 18% की जगह, ये नॉर्मली तुम्हारी गुड्स को 18% लगता है, गवर्नमेंट कहेगा ठीक है अभी उसको 4% कर दो, तो रेट कम कर दिया, या वैल्यू को कम कर दिया. दोनों तरह का हो सकता है, रेट को कम करना या वैल्यू को कम करना, कि तुम्हारा 50% वैल्यू एग्जेम्प्ट है, 50% वैल्यू पे तुम टैक्स पे करो. ठीक है, ऑफ टैक्स लेविएबल देयरऑन विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन दी नोटिफिकेशन. कौन से दिन से एग्जेम्पशन लगेगा? जो डेट नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड होगा. सिंपल. ओके, तो देखो एक बार फिर पढ़ते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर. एक तो क्यों दिया जाएगा? पब्लिक इंटरेस्ट में. पहला पॉइंट पब्लिक इंटरेस्ट, याद रखने के, ये सारे वर्ड्स याद रखो. जनरल एग्जेम्पशन इज गिवन इन पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में एग्जेम्पशन दिया जाता है, जनरली दिया जाएगा बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट. तो ये पहला जो है जनरल है. एक और नीचे देखेंगे स्पेसिफिक एग्जेम्पशन भी कहते हैं उसको, तो वो स्पेशल ऑर्डर से दिया जाता है, किसी एक पर्सन को दिया जाता है, तो उसको स्पेशल ऑर्डर कहते हैं. और ये है कि बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट आएगा और ये सबको लगेगा, तो इसलिए उसको जनरल कहते हैं, जनरली. तो दिस इज जनरल एग्जेम्पशन. बाजू में लिख दो, सबसेक्शन 1 गिव्स जनरल एग्जेम्पशन. ओके, फिर ये एब्सोल्यूट हो सकता है या कंडीशनल हो सकता है, होल हो सकता है या पार्शियल भी हो सकता है, फ्रॉम होल ऑफ ड्यूटी और पार्ट ऑफ द ड्यूटी. ठीक है, विच इज लेविएबल ऑन दी गुड्स. और किस दिन से फोर्स में आएगा? जो डेट नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई होगी. ओके, वेरी गुड. फिर आगे चलते हैं, सबसेक्शन 2 देखते क्या कहता है. Where the government is satisfied that it is necessary in public interest so to do, it may on recommendation of the council by special order. अब देखो इसको स्पेशल एग्जेम्पशन कहते हैं. दिस इज स्पेशल एग्जेम्पशन. सबसेक्शन 1 क्या था? जनरल एग्जेम्पशन. सबसेक्शन 2 है स्पेशल एग्जेम्पशन. स्पेशल ऑर्डर इन ईच केस. देखो इन ईच केस, ये केस टू केस एग्जेम्पशन होता है, ये जनरल नहीं होता. दिस इज केस टू केस. कि जैसे कि हमने कोई फैक्ट्री से गुड्स बनाए फ्लड रिलीफ में देने के लिए, हमारी फैक्ट्री में मेडिसिन बनते हैं, हमने फ्लड रिलीफ, कहीं फ्लड आ गया है तो उसके रिलीफ के लिए हमने इसको निकाला, एक पूरा कंसाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा, तो बात तो बनती है ना, देखो पब्लिक इंटरेस्ट है, फ्लड रिलीफ में जा रहा है मटेरियल, तो पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, एक्सेप्शनल सिचुएशन है, तो एग्जेम्पशन तो देना मांगता है ना, देना बनता है. तो अपन गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे कि देखो हम ये मटेरियल सप्लाई करना चाहते हैं फॉर रिलीफ टू फ्लड विक्टिम्स ऑफ 50 लाख रुपीज, प्लीज ग्रांट अस एग्जेम्पशन ऑफ जीएसटी. फिर गवर्नमेंट कंसिडर करेगा और उसको लगेगा कि यस ये अच्छा केस है, तो फिर उसको एग्जेम्पशन दिया जाएगा. तो केस टू केस बेसिस पे मिलता है, तो इसलिए लिखा है ईच केस. अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर. देखो सर्कमस्टांसेस एक्सेप्शनल नेचर के होने चाहिए, तो पब्लिक इंटरेस्ट भी है एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर. तो फ्लड रिलीफ में हम मटेरियल निकालना चाहते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट भी है, और एक्सेप्शनल नेचर का केस है. ऐसे जनरली अपन थोड़ी भेजे फ्लड आ गया इसलिए निकाल रहे हैं ना, एक्सेप्शनल केस है, नॉर्मल केस नहीं है.
टू बी स्टेटेड इन सच ऑर्डर, तो ये लिखेगा फिर जब गवर्नमेंट हमको ये ऑर्डर निकालेगा तो उसमें लिखेगा ये पॉइंट कि व्हाई दे आर गिविंग एग्जेम्पशन, बिकॉज दे कंसिडर इट टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग फ्लड रिलीफ, एंड द फ्लड इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन विच हैज अरिजन, देयर इज अ भारी फ्लड यानी मेजर फ्लड, and it is necessary that this exemption should be given. It's a case of exceptional nature. तो फिर वो अपने को exemption देंगे. Exempt from payment of tax any goods or service or both on which tax is leviable. अब यहां बोला exempt करेगा तो यहां भी whole part कुछ बोला नहीं है, तो that can be there. It can be whole or it can be part. ठीक है, और क्योंकि यहां उनके हाथ में है ना, स्पेशल ऑर्डर उनके हाथ में रहता है, सो इट कैन बी होल और पार्ट एंड इट कैन बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल. इट कैन बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल. तो दो हो गए, एक जनरल एग्जेम्पशन होता है, एक स्पेशल होता है. स्पेशल एक एक केस में मिलता है, केस टू केस. जनरल क्या है कि वो किसी के लिए भी रहता है, सब कोई क्लेम कर सकते हैं, हर कोई क्लेम कर सकता है. और जनरल में जो रहता है, एक बार नोटिफिकेशन आ गया और स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट होने के बाद उसका कोई एंड नहीं होता. एक बार आ गया तो आ गया, चले 2 सालों साल मिलता रहेगा जब तक के गवर्नमेंट एक दूसरा नोटिफिकेशन इशू करके उसको कैंसिल नहीं करता. तो अगर एग्जेम्पशन को विड्रॉ करना है, रिसिंड करना है, तो फिर एक और नोटिफिकेशन लगता है. दूसरा नोटिफिकेशन आएगा, उसमें लिखा रहेगा कि फलाना फलाना एग्जेम्पशन जो उस नोटिफिकेशन में दिया गया था वो आज से रिसिंड कर दिया जाता है. सो इट हैज टू बी कैंसल्ड बाय इशूइंग अनदर नोटिफिकेशन. लेकिन स्पेशल ऑर्डर वाला केस क्या है, ये तो केस टू केस है. इस केस को एग्जेम्पशन दिया तो दिया, बस फिर खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. तो ये केस टू केस बेसिस पे है. तो वो दोनों डिफरेंस समझ में आया जनरल और स्पेशल में. वेरी गुड. फिर आगे लिखता है कि गवर्नमेंट में इफ इट कंसिडर्स नेसेसरी और एक्सपीडियंट सो टू डू, नेसेसरी एक्सपीडियंट ने जरूरत महसूस होने पर, ये जो वर्डिंग्स है इंग्लिश के, कंसिडर्स नेसेसरी और एक्सपीडियंट सो टू डू, इसका मतलब है जरूरत महसूस होने पर, जरूरत को देखते हुए. फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफाइंग द स्कोप और एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी नोटिफिकेशन. स्कोप और एप्लीकेबिलिटी. अब देखो ये पढ़ने के पहले मैं समझा देता हूं क्या होता है. गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन इशू किया. अब गवर्नमेंट जब एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन इशू करता है तो उसमें गुड्स भी मेंशन करेगा कि जो गुड्स फलाने फलाने हेडिंग या टैरिफ के अंदर है उसको हमने एग्जेम किया. हम लोग क्या करेंगे कि हमारे गुड्स अगर डायरेक्टली उस पर्टिकुलर हेडिंग में आते हैं तो हम एग्जेम्पशन बिल्कुल ले लेंगे. लेकिन अगर हमारे गुड्स डायरेक्टली उसमें नहीं आते हैं लेकिन हमको भी लेना है बेनिफिट, तो हम कुछ इंटरप्रिटेशंस इस तरह से निकालेंगे लॉ वर्ड्स के कि वो इंटरप्रिटेशन लगाकर हम कुछ ना कुछ करके हमारे गुड्स को वो पर्टिकुलर हेडिंग में फिट करा देंगे और एग्जेम्पशन ले लेंगे. हालांकि हमारे लिए नहीं था, लेकिन कुछ तो भी तोड़ मड़ोड़ करके, लीगल लैंग्वेज होती है तो उसको आप घुमा फिरा करके एग्जेम्पशन को ले सकते हो. तो जब ऐसा करते हुए लोग, और गवर्नमेंट को पता चलता है कि लोगों ने नाजायज फायदा उठाया है एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का, क्योंकि उसमें एक वर्ड है जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है. मीनिंग क्लियर नहीं है इसलिए लोगों ने नाजायज फायदा उठाया, जहां हमारा इंटेंशन नहीं था वो लोगों ने लिया है. तो फिर गवर्नमेंट क्या करता है कि इस नोटिफिकेशन के अंदर या जो स्पेशल ऑर्डर उन्होंने इशू किया था उसके अंदर एक्सप्लेनेशंस, क्लैरिफिकेशंस इंसर्ट करते हैं. और ये एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन जो इंसर्ट होगा वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आएगा. रिट्रोस्पेक्टिव कब से? जब से वो नोटिफिकेशन इशू हुआ था वहां से. तो फिर जिन लोगों ने भी बेनिफिट लिए थे, नाजायज बेनिफिट्स, वो खत्म हो जाएंगे एंड दे विल बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स. तो देखो उसमें लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफाइंग द स्कोप, यानी हमने जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन किया इशू, तो उसका स्कोप क्या है, कौन कौन इसको ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, किसको लगेगा किसको नहीं लगेगा. ऑफ एनी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सबसेक्शन 1 और ऑर्डर इशूड अंडर सबसेक्शन 2. इंसर्ट एन एक्सप्लेनेशन. देखो गवर्नमेंट क्या करेगा, एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करेगा, क्योंकि जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था
उसमें जो वर्ड्स थे उसका मीनिंग क्लियर नहीं था और इसकी वजह से लोगों ने नाजायज फायदा उठाया उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके, तो गवर्नमेंट अब उसका एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर देगा और इसमें लिख देगा कि हमारा मतलब ये था. So insert an explanation in such notification or order as the case may be by notification at any time within 1 year, underline करो 1 year of issue of the original notification. ओरिजिनल नोटिफिकेशन आने के 1 साल के अंदर अंदर ये एक्सप्लेनेशंस को इंसर्ट करेंगे. ठीक है, और ये 1 साल के अंदर जो भी एक्सप्लेनेशन इंसर्ट होगा उसका इफेक्ट कहां से आएगा देखो. तो 1 ईयर को पहले अनलाइन कर लो. हाँ, of issue of notification under 1 or order under 2, and every such explanation shall have effect as if it had always been the part of the first such notification or order as the case may be. यानी ओरिजिनल जब इशू हुआ था ये नोटिफिकेशन या ऑर्डर, वहां से उसका इफेक्ट आएगा. तो इसी को हम कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. तो नोटिफिकेशन आया जनवरी में और एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुआ जून में, तो अराउंड 6 महीने बाद हुआ, लेकिन वो जून में जो एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुआ उसका भी इफेक्ट जनवरी से ही लिया जाएगा जब ओरिजिनल नोटिफिकेशन इशू हुआ था. तो फिर ये 6 महीने में जिन लोगों ने नाजायज फायदा उठाया, जिन्होंने बेनिफिट लिया, वो सब उल्टे पड़ेंगे एंड दे विल हैव टू पे टैक्स. व्हाट इफ, अच्छा एक सवाल आप पूछोगे मुझसे कि सर 1 साल हो गया, अगर मान लो 1 साल हो गया, उसके बाद कोई कंट्रोवर्सी निकली, तो उसके बाद क्या एक्सप्लेनेशन इंसर्ट नहीं हो सकता? हाँ, सवाल आएगा ना कि सर 1 साल के बाद एक्सप्लेनेशन इंसर्ट नहीं हो सकता क्या? अरे बिल्कुल हो सकता है. यू कैन इंसर्ट एन एक्सप्लेनेशन इवन आफ्टर 1 year, बट that explanation which is inserted after expiry of 1 year will only have prospective effect and not retrospective effect. तो उससे फायदा क्या होगा ऐसे लोगों को कि जिन्होंने बेनिफिट ले लिया वो ले लिया. यानी मान लो कि यहां देखो, यहां ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया, और यहां से ये 1 साल का समय है. अब 1 साल के अंदर अगर कोई नोटिफिकेशन आता है, एक्सप्लेनेशन इंसर्ट होता है बाय नोटिफिकेशन, तो फिर ये एक्सप्लेनेशन का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा. इसका इफेक्ट सीधा यहां से आएगा, जब ओरिजिनल नोटिफिकेशन इशू हुआ था वहां से आएगा. सो हुएवर हैज टेकन द बेनिफिट इन दिस टाइम, दैट बेनिफिट विल बी विड्रॉन. बट if an explanation is inserted after 1 year, उसका इफेक्ट यहां से आगे ही मिलेगा. जिस दिन ये एक्सप्लेनेशन इंसर्ट होगा उसका इफेक्ट आगे चलेगा, इफेक्टिव फ्रॉम दैट डे व्हेन द एक्सप्लेनेशन इज इंसर्टेड. तो इस एक्सप्लेनेशन में अगर कोई चीज उन्होंने क्लैरिफाई कर दी जिससे फिर अपने को डिडक्शन मिलना बंद हो गया, एग्जेम्पशन मिलना बंद हो गया, अगर तो कोई बात नहीं, हमने ये समय में जो एग्जेम्पशन लिया है उसका कुछ नहीं होगा, उसको गवर्नमेंट विड्रॉ नहीं करेगा, सिर्फ आगे से अपने को मिलना बंद हो जाएगा. ये फर्क पड़ेगा. और अगर 1 साल के अंदर एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुआ है तो उसका इफेक्ट ओरिजिनल डेट से आता है, यानी हमने जो बेनिफिट यहां लिया वो विड्रॉ हो जाएगा, और आगे भी विड्रॉ होगा और पिछला जो है वो भी विड्रॉ हो जाएगा. लेकिन 1 साल के बाद हुआ तो क्या होगा, प्रोस्पेक्टिवली एग्जेम्पशन डिनाई होगा, लेकिन जो पहले मिल गया उसका कुछ नहीं. तो आया समझ में? दिस इज सेक्शन 11. सिंपल है बिल्कुल. और उसी का एक छोटा सा चार्ट यहां दिया है. नोटिफिकेशन एंड स्पेशल ऑर्डर, ये जनरल है, ये स्पेशल है. सिंपल याद रखने के लिए. फिर चलते हैं सर्विसेज के ऊपर. दिल थाम के बैठ जाइए, अभी बहुत लंबा लिस्ट है, आराम से देखेंगे और हर एक पॉइंट को समझेंगे. कुछ समझने के है, कुछ समझ के बाहर है, ओवरहेड जो है उनको याद रखेंगे. जो समझने के है वो समझेंगे, जो समझ में नहीं आने वाले मुझे मालूम है
तो उसको वो ओवरहेड्स है तो उसको पकड़ने की, उसके वर्ड्स को याद रखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा रट्टा मार लेंगे. ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड. तो लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स पे आते हैं अपन. नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स. देखो जीएसटी के जो नोटिफिकेशन है, अब ये सीजीएसटी एक्ट के नोटिफिकेशन है तो उसमें सीटी लिखा रहेगा, सीटी. ओके, और आर का मतलब है रेट. नोटिफिकेशंस दो तरह के हैं, एक नॉर्मल एक्ट के अंदर के लॉ पार्ट के नोटिफिकेशंस होते हैं और एक रेट्स से रिलेटेड नोटिफिकेशंस होते हैं. तो जो रेट्स से रिलेटेड नोटिफिकेशंस है तो वहां आर लिखा रहेगा. सीटी एंड सेंट्रल टैक्स, आर इज फॉर रेट. डेटेड 28 जून 2017 एंड नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 आईटी यानी इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, डेटेड 28 जून 17. दोनों में सेम चीज है, एक सेंट्रल टैक्स एग्जेम्पशन दे रहा है, एक इंटीग्रेटेड टैक्स एग्जेम्पशन दे रहा है. और ये सेम सर्विसेज जो है जो यहां है वो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने नोटिफिकेशन इश्यू करेंगे सेम लाइंस पे. ये सेम चीज है, वहां भी एग्जेम्प्ट रहेगी फ्रॉम स्टेट जीएसटी. तो डिक्टो कॉपी रहेंगी, तीनों में कॉपी बिल्कुल सेम, आईटी, सीटी, एसटी. चलो देखते हैं. पहला, सर्विस बाय एन एंटिटी. अब शुरू करते हैं, तो यहां से एक एक करके आराम से अपन पढ़ेंगे. ठीक है, बहुत सारी चीजें समझने की है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे इसके ऊपर. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. क्वेश्चन आएगा कि एक सर्विस प्रोवाइडर है या कोई, अच्छा ये सर्विस देख रहे हैं तो सर्विस प्रोवाइडर है. फारूका इज अ सर्विस प्रोवाइडर एंड ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सर्विसेज ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ अगस्त 17, सितंबर 17, जो भी. कैलकुलेट हिज जीएसटी लायबिलिटी. तो उसमें 5, 6, 8, 10 सर्विसेज दिए रहेंगे कि फारूक ने ये सर्विस भी दिया, वो सर्विस भी दिया, ये भी दिया, वो भी दिया. तो उसमें से कुछ एग्जेम्प्ट होंगे, कुछ टैक्सेबल है. टैक्सेबल है तो 5% या 12% या 18% वाले कौन से है, तो वो सब आपको याद रखना है. तो इसलिए पहले अपन ये एग्जेम्पशन लिस्ट देख रहे हैं पूरा, उसके बाद फिर अपन वो रेट्स ऑफ टैक्स देखेंगे जो इसके पहले चैप्टर में दिया है, जिसमें अलग अलग रेट्स पे अलग अलग सर्विसेज है. अब इसको मैं पहले इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एग्जाम क्या है पहले आपको समझ में आ जाए, तो फिर टैक्सेबल क्या है उसके रेट्स फिर अपन जाकर देखेंगे. ओके, वेरी गुड. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले है सर्विस बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA. लिख दो चैरिटेबल ट्रस्ट्स. 12AA में कौन रजिस्टर होता है? चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं ना. ट्रस्ट्स, कंपनीज, एसोसिएशंस वगैरह वगैरह जो रजिस्टर होते हैं अंडर 12AA एज चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल कंपनीज. सेक्शन 8 कंपनी जो होती है चैरिटेबल नेचर की, वो भी इसमें आती है. बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज. अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रजिस्टर्ड वाले होने चाहिए पर्सन. अब मेरा भी एक ट्रस्ट है, चैरिटेबल काम करते हैं हम भी, बहुत बड़े बड़े चैरिटेबल के काम करते हैं, लेकिन हमने इनकम टैक्स 12AA में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है. तो फिर यहां पर हमको एग्जेम्पशन मिलेगा क्या जीएसटी से? नहीं. जीएसटी का ये वाला जो एग्जेम्पशन है नंबर 1, ये उसी को मिलेगा जिसने 12AA में रजिस्ट्रेशन लिया हो. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रजिस्ट्रेशन अंडर 12AA. तो अगर आपका चैरिटेबल ट्रस्ट है और ये एग्जेम्पशन चाहिए आपको, तो पहले जाओ पहले इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेकर आओ. कौन से मूवी में अमिताभ बच्चन का डायलॉग था ना, जाओ पहले उससे लिखा के लाओ. तो वैसा है, जाओ पहले कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन लेकर आओ. ठीक है, याद रखने की चीजें हैं ये सब. डायलॉग्स आर फॉर रिमेंबरिंग. ओके, सो आर यू रजिस्टर्ड अंडर 12AA? यस. तो चलो देखते एग्जेम्पशन क्या है. तो लिखा ये देखो, इन ऑर्डर टू क्लेम एग्जेम्पशन अंडर दिस हेड, following two conditions are to be satisfied. The entity is registered with income tax authorities, yani basically the CIT under section 12AA, and the entity carries out one or more specified charitable activities. अब वो क्या, तो वो नीचे दिया है. Which activities? We'll see. It implies that tax is payable on any service other than by way of charitable activities to any person.
यानी चैरिटेबल एक्टिविटी जो यहाँ स्पेसिफाइड उसको छोड़ के अगर कोई वो काम करेंगे तो जीएसटी लगेगा, याद रखो। जीएसटी का जो एग्जेम्पशन है वो स्पेसिफाइड सर्विसेज पे ही है, नॉट ऑल सर्विसेज। ऐसा नहीं कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट है और 12AA में रजिस्टर्ड है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो स्पेसिफाइड वाले हैं जो अभी हम यहां देखेंगे उतने पे ही एग्जेम्पशन है, नॉट ऑल। ओके, वेरी गुड। तो देखो, इट इंप्लाइज दैट टैक्स इज पेएबल ऑन एनी सर्विस अदर देन बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज टू एनी अदर पर्सन subject to fulfillment of conditions provided by an entity registered under 12AA of the Income Tax Act। तो चलो देखते हैं कौन से चैरिटेबल एक्टिविटी एग्जेम्प्ट है। तो अब ये वाले एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। लेट्स सी, अब इसको याद रखने का है। ओके, नंबर 1, पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में अपन काम कर रहे हैं क्या? केयर और काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल persons or persons with severe physical or mental disability, or persons afflicted with HIV or AIDS, persons addicted to dependence forming substances such as narcotic drugs or alcohol, or public awareness of preventive health, family planning or preventive HIV इन्फेक्शन। रुक जाओ, तो पहला काम यह है पब्लिक हेल्थ। तो अपना चैरिटेबल ट्रस्ट पब्लिक हेल्थ में काम कर सकता है। क्या काम करेगा तो एग्जेम्पशन मिलेगा, तो सिर्फ इतने काम है, इसके अलावा कोई भी काम किया तो टैक्सेबल। अब अपने पोलियो वैक्सीनेशन का काम किया तो एग्जेम्पशन नहीं है। पोलियो वैक्सीनेशन है क्या इधर? नहीं। या और भी कोई काम किए तो उसमें एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन इज ओनली फॉर दीज थिंग्स, केयर एंड काउंसलिंग। पब्लिक हेल्थ में अपन काम कर रहे, केयर एंड काउंसलिंग का काम कर रहे, केयर एंड काउंसलिंग। तो कुछ केयर है और कुछ काउंसलिंग है। देखो, केयर में क्या कह दिया है? टर्मिनली इल पेशेंट्स का केयर करो। तो एक क्या बोलते हैं ना उसको, एक सेंटर बना देंगे, पब्लिक हेल्थ सेंटर, और उसपे जो टर्मिनली इल पर्सन है जिनको घर वाले निकाल देते हैं कि भैया ये टर्मिनली इल यानी कि जिसका अच्छा होने का कोई जरिया बाकी नहीं रहा है, अब ये अपनी मौत की तरफ बस जा रहा है, धीरे 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 धीरे। तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, उस आदमी से बोलते हैं हट इसको निकालो, वाला टाइम पास कर रहा है, कुछ ठीक तो होने वाला नहीं है, टर्मिनली इल है, अब ये सीधा मौत की तरफ जा रहा है। तो इसमें कहाँ बर्डन अपन सारा खर्चा करेंगे मेडिकल वेडिकल। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे बूढ़े लोगों को और जो भी है डिस्कार्ड कर देते हैं। अच्छी बात नहीं है ना। तो हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट है, हम ऐसे लोगों को लेकर आएंगे हमारे सेंटर पे और उनका केयर करेंगे। विल केयर फॉर देम टिल देयर लास्ट ब्रेथ। अच्छा काम, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा काम कर रहे, एग्जेम्पशन लो। तो फर्स्ट, टर्मिनली इल पर्संस का केयर करना। नंबर 2, सिवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबल लोग जो है, सिवियर डिसेबिलिटी, 80% से ज्यादा डिसेबल होते हैं बेचारे, उनका भी अपन केयर करेंगे, उनके लिए भी एक सेंटर खोल देंगे और केयर करेंगे। नंबर 2, जो HIV या एड्स से पीड़ित लोग हैं उनका केयर करेंगे, उनको भी घर वाले भगा देते हैं, अरे ये मरने वाला है, इसका खून अपने को लग गया तो अपन भी मर जाएंगे, भगाओ इसको। तो अपन लाएंगे उनको हमारे सेंटर पे एंड विल केयर फॉर देम। या फिर पर्सन्स एडिक्टेड टू डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंसेस लाइक नार्कोटिक ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स वाले जो लोग हैं उनको भी अपने को निकालना है, तो उसके डी एडिक्शन सेंटर्स खोलेंगे। ऐसे बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट काम करते हैं इसमें, दे स्टार्ट डी एडिक्शन सेंटर्स। तो ड्रग्स डी एडिक्शन, अल्कोहल डी एडिक्शन, तो उसमें अपन काम करेंगे। या फिर पब्लिक अवेयरनेस, तो काउंसलिंग यहां पे आता है, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। तो जगह जगह पे जाके अपन तंबू लगाएंगे, गांव गांव में जाके नहीं, वो टेंट बांध के फिर डॉक्टर 2-4 बैठेंगे अपने और पब्लिक को बुलाएंगे, उनको काउंसलिंग देंगे कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ, स्वच्छ भारत अभियान, डायरेक्टली तो नहीं आएगा लेकिन स्वच्छता इज अ काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ ओनली, प्रिवेंटिव हेल्थ, कि यहाँ पे आप गंदा पानी मत रखो, गंदा कचरा मत रखो, मच्छर होते हैं उससे आप बीमार होते हो, इसको साफ करो। तो ये सब काउंसलिंग देने का काम करेंगे। फिर उसके अलावा पानी में क्या मिलाना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन दैट कैन बी यूज्ड, और वो सब प्रिवेंटिव हेल्थ। फिर उनका
टेस्ट वगैरह करवाएंगे, मेडिकल टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह, उनको बताएंगे कि आपको ये बीमारियां हैं, अब जाओ जाके टेस्ट कराओ, चेक कराओ, इलाज कराओ। फैमिली प्लानिंग, कुछ समझाने की जरूरत नहीं। फैमिली प्लानिंग के लिए काउंसलिंग देंगे लोगों को गांव गांव जाकर के कि फैमिली प्लानिंग किस तरह से करना चाहिए। देन प्रिवेंटिव एचआईवी इन्फेक्शन, एचआईवी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी काउंसलिंग। तो ये सेकेंड पार्ट जो है वो काउंसलिंग का है। तो ये आएगा पब्लिक हेल्थ। ओके, ये एक काम करो। नंबर 2, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा वो चलाने का काम करो। स्पिरिचुअलिटी और योगा समझ गया ना, योगा के एग्जामिशन किसके लिए आया है? मैंने कहा ना, सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। तो योगा सेंटर एग्जाम्प्ट है। मैं भी सोच रहा हूं अभी ये सीए ये पढ़ाना छोड़ दूं, कहां साला परेशान, टैक्स इतने चेंजेस, ये वो परेशानी बहुत। योगा सीख लेता हूं और योगा क्लास शुरू कर देता हूं, बस फिर क्या है, एग्जाम्पशन ही एग्जाम्पशन। तो एक ट्रस्ट बना लेंगे, फारूक बाबा ट्रस्ट और फारूक बाबा ट्रस्ट क्या करेगा, योगा क्लासेस रन करेगा लोगों के लिए, सब एग्जाम्प्ट। सो एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, तो रिलीजियस ट्रस्ट रहती है बहुत सारे, सब इसमें जो रिलीजियस ट्रस्ट आ गए, तिरुपति बालाजी एंड दिस एंड दैट, जितने भी रिलीजियस। फिर स्पिरिचुअलिटी, कुछ कुछ देखो वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर नहीं रहते, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी बहुत सारे ट्रस्ट काम करते हैं। दे टीच मेडिटेशन एंड अदर स्पिरिचुअल नॉलेज। दे आर नॉट पर्टिकुलर रिलीजन बट दे टीच स्पिरिचुअलिटी एज अ होल, तो वो भी एग्जामिशन में आएंगे। या फिर योगा, ये बेस्ट है योगा। ठीक है, समझ में आए, सिंपल है बिल्कुल, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। देन एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशनल प्रोग्राम्स रन करेंगे किन के लिए? अबैंडन्ड, ऑर्फन्ड और होमलेस चिल्ड्रन। नंबरिंग गलत आया, इसको 1 2 करो, आपके बुक में शायद सही होगा। अबैंडन्ड, ऑर्फन्ड और होमलेस चिल्ड्रन, यानी शहर में जो भिखारी बेचारे बच्चे रहते हैं ना, हर चौक पे भीख मांगते रहते हैं, उनके माँ बाप छोड़ के भाग जाते हैं, जो भी है, या माँ बाप कौन, उनको बेचारों को पता ही नहीं रहता। तो ऐसे बच्चों को जो अबैंडन्ड है, ऑर्फन्ड है, होमलेस है बेचारे, उनको अपन जमा करेंगे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। हमारे नागपुर में भी एक संस्था है, उसका मैं मेंबर भी था काफी समय तक। तो हम लोग जा जाके ऐसे लोगों को एजुकेशन देते थे, तो होमलेस चिल्ड्रन को एजुकेशन देंगे। देन फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड और ट्रॉमेटाइज्ड पर्संस, जो मेंटली फिजिकली बेचारे डिसेबल्ड है, अब्यूज्ड है, तो उनको अपन एजुकेशनल टीचिंग्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, या उनको स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज सिखाएंगे ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, कमाने का एक जरिया उनका बन जाए। प्रिजनर्स, जेल में जाके ट्यूशन क्लास लेंगे, सीए पढ़ाएंगे नॉर्मल चीजें पढ़ाएंगे। और पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स, यानी बूढ़े लोग हु आर रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज, रूरल एरिया में जो है उनको जाकर के एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद एक पॉइंट है, गलती से इधर से आ गया है, वो नीचे आना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें अपना चैरिटेबल ट्रस्ट काम कर सकता है। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में अपन काम कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन वगैरह करते हैं ना, प्लांटेशन एंड ऑल, तो उसमें हम काम कर सकते हैं। तो इतने में से कोई भी एक काम करो आप। एक तो चैरिटेबल ट्रस्ट होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स में। उसके अलावा ये सारे काम अगर आप करते हो, सो दीज आर स्पेसिफाइड चैरिटेबल एक्टिविटीज विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट आता है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न एज अ होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ। ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न, अगर मैं अपना बिजनेस आपको ट्रांसफर कर दूं एज अ गोइंग कंसर्न, एज अ होल, तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके अंदर जो सर्विसेज इन्वॉल्व है वो सब एग्जेम्प्ट रहेंगी। तो वो कोई खास काम का नहीं है, सिंपल है। फिर उसके बाद है नंबर 3,
प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट. प्योर सर्विसेज यानी कि सिर्फ सर्विस जिसके अंदर गुड्स की मिलावट ना हो, यानी इट शुड नॉट बी अ कॉम्पोजिट ऑफ सर्विस एंड गुड्स, इट शुड बी प्योर सर्विस. और इसके बाद 3A आएगा, उसके अंदर दोनों का कॉम्पोजिट भी दिया है. ओके, लेकिन पहले अपन देखेंगे प्योर सर्विस. सो प्योर सर्विस प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी और अ गवर्नमेंटल एंटिटी. नॉर्मली ये सब साथ साथ में आएंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, ये 4 तो गवर्नमेंट खुद हो गए. और फिर 2 आते हैं गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी. बाय वे ऑफ एन एक्टिविटी in relation to any function entrusted to panchayat under article 243G of the constitution or in relation to function entrusted to municipality under 243W of the constitution. यानी कि ये जो पावर्स पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी को दिए हुए हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर्स यानी फंक्शंस इनके हैं, पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटी के, तो ऐसी कोई सर्विस जो इनके फंक्शंस के अंदर है, वो अगर ये यानी गवर्नमेंट वगैरह क्या करेंगी, आजकल होता ना आउटसोर्सिंग. सो दिस इज बेसिकली आउटसोर्सिंग ऑफ फंक्शंस ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी एज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको दिया फॉर एग्जांपल सफाई, रास्ता सफाई के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया. नाउ दैट कम्स अंडर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी फंक्शंस, और वो फिर आप सर्विस दे रहे, किसको दे रहे, गवर्नमेंट को, इनमें से किसी को भी दे रहे, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी. आए समझ में? सिंपल, वेरी गुड. अब इसी से रिलेटेड 3A है, तो 3 हो गया. फिर 3A देखो, बहुत सिंपल. अब 3A में क्या है, कॉम्पोजिट. तो जो कॉम्पोजिट यहां से एक्सक्लूड किया था ना, उसको अब उन्होंने 3A में इंक्लूड किया है. कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन विच द वैल्यू ऑफ गुड्स constitutes not more than 25% of the value of the said composite supply. यानी अगर मैं टोटल गवर्नमेंट से 100 रुपए चार्ज कर रहा हूं सर्विस का, यानी कॉम्पोजिट नेचर का कोई मैं चीज दे रहा हूं, जिसमें मैं झाड़ू भी लेके आया, मान लो, चलो एग्जांपल लेते हैं, कचरा साफ करने का एग्जांपल लिया ना, तो झाड़ू भी मैं लेके आया और साफ भी करके दिया. तो मैंने झाड़ू का भी बिल लगाया कि झाड़ू 10 रुपए की और साफ करने का 90 रुपए, टोटल 100 रुपए मेरे को दे दो. तो ये कॉम्पोजिट नेचर हो गया, गुड्स भी आ गया, सर्विस भी आ गई, कोई बात नहीं. लेकिन आप देखो टोटल मैंने कितना पैसा लिया, 100 रुपए. 100 रुपए में गुड्स का वैल्यू कितना है, सिर्फ 10 रुपए है ना, 25% से कम है ना. तो अगर ऐसा कोई कॉम्पोजिट नेचर का सर्विस है, सर्विस यही है, फंक्शंस ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी यही है, सेम चीज है, सिर्फ यहां पे इतना है कि कॉम्पोजिट है, लेकिन गुड्स का वैल्यू, दिमाग में डालो, गुड्स का वैल्यू 25% या उससे कम है, 25% से ज्यादा नहीं है. आया समझ में? इट इज नॉट मोर देन 25%. यानी सर्विस का वैल्यू 75% या उससे ऊपर है और गुड्स का वैल्यू जो है वो 25% या उससे कम है. तो अगर ऐसा कोई कॉम्पोजिट है तो उसको भी गवर्नमेंट कहता है कि चलो ठीक है, इसको भी एग्जाम कर दो. तो उसका है क्लॉज 3A. गॉट इट? बाकी सब वही है, देखो, provided to central government, state government, union territory, local authority, governmental authority or government entity by way of any activity in relation to function entrusted to panchayat under 243G or municipality under 243W. तो 3 and 3A सेम है, सिर्फ 3 में प्योर सर्विस है और 3A में कॉम्पोजिट है, सर्विस प्लस गुड्स, जिसमें गुड्स का वैल्यू 25% या उससे कम है. गॉट इट? सिंपल. देन सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अब आया बाय, गवर्नमेंट जो लोगों को सर्विस दे रहा है, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ एन एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन एंट्रस्टेड टू अ म्यूनिसिपैलिटी आर एग्जेम्प्ट. जो सर्विस जैसे हमने दिया था गवर्नमेंट को, वही अगर गवर्नमेंट लोगों को देगा, कचरा साफ करने का सर्विस गवर्नमेंट खुद दे रहा है लोगों को, तो वो भी एग्जेम्प्ट. फिर उसके बाद नंबर 5 है सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ. इसमें गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है, ठीक है, इसमें 4 गवर्नमेंट्स हो गए,
सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, और उसके अलावा पांचवा है गवर्नमेंटल अथॉरिटी, लेकिन गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है. बाय वे ऑफ एन एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन एंट्रस्टेड टू अ पंचायत अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अपन ने अभी वो 3 में देखे थे ना, 3 में क्या देखे थे कि अगर आउटसाइडर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गवर्नमेंट ने और वो आउटसाइडर गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है इन रिलेशन टू फंक्शंस ऑफ पंचायत, तो वो एग्जेम्प्ट है. और इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट खुद ये एक्टिविटी कर रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है. सिंपल. देन सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज. आप देखो ये इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, सारे सर्विसेज एग्जेम्प्ट है. गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज देगा सब एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट दीज टू, एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज. ऐसे लिखा है ना, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एग्जेम्प्ट है, यानी गवर्नमेंट कोई भी सर्विस दे सब एग्जेम्प्ट है एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज. तो एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग का ये टैक्सेबल है. सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट by way of speed post, express parcel post, life insurance and agency service provided to a person other than government. Other than government. Interesting बात है, देखो बहुत अच्छे से इसको सोचने का है. Think. पहले तो 4 सर्विस को याद रखो. स्पीड पोस्ट, एग्जाम्पल फिट करते हैं. आप लोग एग्जाम फॉर्म वगैरह भेजते हो इंस्टीट्यूट को, स्पीड पोस्ट से भेजते हो. स्पीड पोस्ट, तो स्पीड पोस्ट जो सर्विस है वो टैक्सेबल में आएगा. एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पार्सल्स भी लेके जाता है. जैसे हम डीवीडीज भेजते हैं तो पोस्ट पार्सल से भी भेजते हैं बहुत बार, तो वो पार्सल जो हम भेजते हैं, गिफ्ट आपने कभी किसी को भेजा होगा तो पार्सल. पार्सल में भी 2 होते हैं, नॉर्मल पार्सल जो 10-12 दिन में पहुंचेगा और एक एक्सप्रेस पार्सल जो जल्दी पहुंचेगा. तो एक्सप्रेस पार्सल जो है वो टैक्सेबल है. नॉर्मल पार्सल सर्विस एग्जेम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं है. एक्सप्रेस पार्सल जो है टैक्सेबल है. सिमिलरली स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट एक नॉर्मल पोस्ट होता है, लेटर लिखो डाल दो डब्बे में, फिर वो नॉर्मली जाएगा. इनलैंड लेटर होता है उसमें, नॉर्मल लेटर होता है, बुक पोस्ट होता है, वो सब एग्जेम्प्ट है. लेकिन स्पीड पोस्ट से भेजोगे तो वो टैक्सेबल है. तो हर पोस्ट टैक्सेबल नहीं है, ओनली स्पीड पोस्ट. सिमिलरली पार्सल्स में एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट जो जल्दी जाता है, एक्सप्रेस वाला रहता है, वो टैक्सेबल है. फिर लाइफ इंश्योरेंस, तो देखो अपन दोनों तरफ से सोचने का. एग्जाम क्या क्या इसमें, आप पोस्ट ऑफिस में गए, वहां एक इनलैंड लेटर आता है, इनलैंड लेटर, उस पर कुछ लिखकर किसी को भेजना है, एग्जेम्प्ट. नॉर्मल लेटर, लिफाफे में डाला लेटर, 10 रुपए की टिकट छापी उसके ऊपर, यानी पेस्ट की पोस्टल और डाल दिया, एग्जेम्प्ट. ये सब एग्जेम्प्ट. सिर्फ स्पीड पोस्ट टैक्सेबल. अच्छा, एक बुक पोस्ट भी आता है. आपको इंस्टीट्यूट की जर्नल्स वगैरह आती होंगी ना, बुक पोस्ट से आती है. बुक पोस्ट करके एक रहता है, शादी के कार्ड भेजना है तो बुक पोस्ट से भेजो. उसमें कोई भी बुक आइटम रहती है या कोई भी एक लेटर, बुक वगैरह जो भी है, और वो खुला रहता है, उसका ये जो है खुला रहता है, उसके अंदर दिखना चाहिए कि बुक है, और पोस्ट ऑफिसर ओपन करके देख सकता है कभी भी, तो ओपन रहता है, वो भी एग्जेम्प्ट है. बुक पोस्ट एग्जेम्प्ट है. नॉर्मल पोस्ट एग्जेम्प्ट है. ओनली स्पीड पोस्ट इज टैक्सेबल. ओके. फिर पार्सल में एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट टैक्सेबल है, बाकी नॉर्मल पार्सल एग्जेम्प्ट है. फिर लाइफ इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस जो है वो लाइफ इंश्योरेंस सर्विस भी देता है, मालूम आपको. लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज भी वो देता है, जैसे LIC देते हैं ना लाइफ इंश्योरेंस, जैसे पोस्ट ऑफिस भी लाइफ इंश्योरेंस सर्विस देते हैं, वो टैक्सेबल है. उसमें जो प्रीमियम आएगा वो प्रीमियम पे GST लगेगा. एंड एजेंसी सर्विस, एजेंसी सर्विस क्या है कि पोस्ट ऑफिस बहुत सारे कंपनीज के लिए एजेंट का काम भी करती है. जैसे म्यूचुअल फंड एजेंसीज रहती है इनके पास, इन्वेस्टमेंट किसी को करना है म्यूचुअल फंड में तो दे बिकम एजेंट्स, पोस्ट ऑफिस बिकम्स एजेंट्स. अब देखो पोस्ट ऑफिस पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, तो दे कैन ऑलवेज डू एजेंसी वर्क. कलेक्शन एजेंट का काम करते हैं. जैसे मेरे को सप्लाई करने कुछ कोई बहुत दूर की जगह पे, डिब्रूगढ़, और वहां से पैसा कलेक्शन मैं करने जाऊंगा क्या? नहीं. तो मैं पोस्ट ऑफिस को बोलूंगा आप मेरा पैसा वहां कलेक्ट करो और मुझे लाके दो, तो दे चार्ज कमीशन फॉर दैट.
तो पोस्ट ऑफिस एक्ट्स एज एन एजेंसी फॉर डिफरेंट बिजनेस हाउसेज फॉर डूइंग डिफरेंट वर्क, कलेक्शन वर्क, दिस वर्क, दैट वर्क, डिलीवरी वर्क. तो अगर ऐसा केस है कि दे आर एक्टिंग एज कलेक्शन एजेंट्स, तो फिर वो जो कमीशन चार्ज करेंगे, पोस्ट ऑफिस हमसे कमीशन चार्ज करेगा, तो वो टैक्सेबल में आएगा. ठीक है, दैट विल कम इन टैक्सेबल. लेकिन उसके अलावा भी बहुत, ये 4 है टैक्सेबल, इसके अलावा बहुत सारे सर्विसेज है. जैसे कुछ एग्जांपल्स तो मैंने आपको दिए, इनलाइन लेटर वगैरह. उसके अलावा भी रहते हैं, जैसे पेंशन का पेमेंट, पेंशनर्स के अकाउंट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में, उनको गवर्नमेंट पेंशनर्स जो है, एम्प्लॉयज पुराने उनके अकाउंट है, तो ये पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, एग्जेम्प्ट. कुछ भी दूसरा काम करे एग्जेम्प्ट. सिर्फ 4 काम टैक्सेबल है. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सिर्फ 4 काम टैक्सेबल है. ओके, और वो भी कब? when these 4 things, these 4 services are provided to persons other than government. Important. यानी अगर ये चारों सर्विसेज, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, इंश्योरेंस एंड एजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने गवर्नमेंट को ही दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ही अगर ये सर्विसेज दी, तो वो एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट रहेंगी. अदर देन गवर्नमेंट किसी को भी देंगे, पब्लिक को, तो टैक्सेबल है. ठीक है, वेरी गुड. तो वो फर्स्ट पॉइंट. दूसरा दिया है, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रिसिंक्ट्स ऑफ अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट. सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल, in relation to an aircraft or a vessel inside or outside the precincts of a port or an airport. एयरपोर्ट के अंदर या एयरपोर्ट के बाहर कोई भी सर्विस इनको देंगे, एयरक्राफ्ट्स को या वेसल्स को, तो टैक्सेबल है. इट कैन बी रिपेयर सर्विसेज, इट कैन बी एनी सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ सर्विस. या इनफैक्ट जो एयरक्राफ्ट लैंड होते हैं पोर्ट पे, पोर्ट इज मैनेज बाय द गवर्नमेंट, तो लैंडिंग फीस लेते हैं, एयरक्राफ्ट से लैंडिंग फीस लिया जाता है, तो वो टैक्सेबल में आएंगे. तो दैट इज अ सर्विस गिवन टू एन एयरक्राफ्ट इनसाइड द एयरपोर्ट या आउटसाइड द एयरपोर्ट, इनसाइड द पोर्ट और आउटसाइड द पोर्ट, कहीं भी दे, टैक्सेबल है. फिर पोर्ट एयरपोर्ट का डेफिनेशन दिया है, कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे भी नहीं समझ में आएंगे. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स, इसको भी टिक करो, ये भी लिख दो टैक्सेबल. ए बी ऊपर थे, फिर सी डी नीचे है. ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, जिसमें जैसे रेलवेज आएगा, फिर बस आएंगी, गवर्नमेंट बसेस चलाती है, रेलवेज चलाती है ट्रांसपोर्ट के लिए, पैसेंजर्स, गुड्स, ट्रक्स भी आएंगे. तो अगर गवर्नमेंट अपने को सर्विस दे रहा है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, नॉर्मली रेलवे से ही होता है. कभी सुना है क्या गवर्नमेंट के ट्रक चलते होंगे? मैंने तो नहीं सुना, आर्मी वगैरह के रहते हैं, लेकिन अपने को सर्विस क्यों देंगे वो. लेकिन रेलवेज, यस, रेलवेज रहता है. और पैसेंजर्स जो है, पैसेंजर्स में रेलवेज भी आएगा, बसेस भी आएंगे, गवर्नमेंट बस भी चलाता है ना, तो वो इसमें आएंगे. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स टैक्सेबल है. देन एनी सर्विस अदर देन सर्विसेज कवर्ड अंडर 1, 2, 3 अबाउ प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटीज, प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटीज, एनी सर्विस अदर देन दीज 3. तो ये पहले जो 3 है, 1, 2, 3, यानी एबीसी कह सकते हैं आप, या 1, 2, 3, तो ये तो टैक्सेबल है ही. इसके अलावा भी जो सर्विसेज है गवर्नमेंट के, जो सर्विसेज है, अगर वो बिजनेस एंटिटीज को दिए गए हैं, तो वो टैक्सेबल है. कोई भी सर्विस अदर देन दीज 3 गिवन टू बिजनेस एंटिटीज इज टैक्सेबल. एंड व्हाट अबाउट प्राइवेट? तो लिख दो, इफ गिवन टू प्राइवेट पर्संस, if given to general public people, यानी नॉन बिजनेस एंटिटीज, नॉन बिजनेस एंटिटीज, देन नॉट टैक्सेबल. नॉट टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट लिखो उसको, देन एग्जेम्प्ट. तो पहले जो 3 है एबीसी, ये टैक्सेबल बिजनेस एंटिटी को दे या किसी को भी दे, वो टैक्सेबल है. पहले 3 बिजनेस एंटिटी को देंगे तो भी टैक्सेबल है, जनरल पब्लिक को देंगे तो भी टैक्सेबल है. लेकिन ये 4th क्लॉज जो है,
ये सिर्फ बिजनेस एंटिटी को दिया तो टैक्सेबल है, अदरवाइज एग्जेम्प्ट है। फिर आता है पॉइंट नंबर 7। अब पॉइंट नंबर 7 भी क्या है, देखो उसको साथ में ही पढ़ने का है, बल्कि 7, 8, 9 बहुत सारे हैं। Services provided by the government, state government, union territory or local authority to a business entity with an aggregate turnover of up to 20 lakhs. Up to 20 lakhs यानी जिस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 लाख या उससे कम है, या स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लाख या उससे कम है, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी इसके पहले वाले साल में अगर उनका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, या 10 लाख से कम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है तो वो एग्जेम्प्ट है। और एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस एंट्री इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस एंट्री शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू फॉलोइंग सर्विसेज क्लॉज एबीसी ऑफ एंट्री 6 अबव। तो एबीसी में जो थे उसके लिए ये रूल नहीं है, ये सिर्फ वो लास्ट वाले के लिए। या सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर सर्विस है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी से आपको लेट आउट किया है, तो वहां पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा ये वाला। ओके सिमिलरली 8 है, ये एक दो पढ़ते हैं फिर एक में देखो चार्ट आपको बना के देता हूं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, आपस में ये एक दूसरे को सर्विस देंगे तो वो भी एग्जेम्प्ट है। However, nothing contained in this entry shall apply to services referred to in the clause ABC. ABC को छोड़ के, तो ABC जो है वो टैक्सेबल है, उसके अलावा अगर कोई सर्विस दिया तो फिर वो एग्जेम्प्ट रहेगा। और 9th वाला भी देख लो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी वगैरह वगैरह, वेयर कंसिडरेशन फॉर सच सर्विस डज नॉट एक्सीड ₹5,000, 5,000 से नीचे का वैल्यू ऑफ सर्विस, क्या उस पर टैक्स लगाएंगे, एग्जेम्प्ट कर दो। लेकिन ये भी वो एबीसी वाले को एप्लीकेबल नहीं है, यानी ये कौन से वाले में है, ओनली फॉर डी, जो डी क्लॉज था यानी बिजनेस एंटिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें एग्जेम्पशन है, नॉट फॉर द एबीसी। अब आप सोचो एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, क्या उसका वैल्यू 5,000 से ऊपर जाता है? पार्सल में तो चलो जा भी सकता है, लेकिन स्पीड पोस्ट में एनवेलप जाते हैं, कभी उसका वैल्यू 5,000 से ऊपर होता है क्या? नहीं, कम ही होता है। तो फिर तो सभी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे इधर। तो नहीं, ये जो 5,000 का क्लॉज है ये एबीसी के लिए नहीं है, दिस इज ओनली फॉर डी। Further, in case where continuous supply of services provided by the government, state government, union territory or local authority, the exemption shall apply only where the consideration charged for such services does not exceed 5,000 in a financial year. Continuous supply of service है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम अपने को सर्विस दे रहा है, टेलीफोन कनेक्शन का सर्विस है। अब हर महीने का बिल तो 5,000 से कम आता है, तो क्या एग्जेम्प्ट हो जाएगा? हर एक बिल को देखेंगे क्या? नहीं, पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो सर्विस दी गई है उसको एक साथ देखेंगे। और पूरे फाइनेंशियल ईयर में सर्विस अगर 5,000 से ऊपर हो गई है तो फिर वो टैक्सेबल है, और पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर सर्विस 5,000 से कम है तो फिर एग्जेम्पशन मिलेगा इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हो गए। अब इसका एक बनाएंगे अपन छोटा सा चार्ट, जो कि आप भी बनाएंगे। तो देखो, सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, ठीक है। तो एक तरफ लिखेंगे ऑल सर्विसेज, इसको लिखता हूं ए, ऑल सर्विसेज एक्सेप्ट बी, और ये लिखते हैं अपन बी। तो बी को छोड़ के जो भी सर्विसेज है वो सब एग्जेम्प्ट है, दे आर ऑल एग्जेम्प्ट। लेकिन बी में जो है वो टैक्सेबल वाली है, तो टैक्सेबल में क्या क्या आएगा?
टैक्सेबल सर्विसेज, टैक्सेबल सर्विसेज में है ए, इसमें भी देखो दो मैं कर देता हूं, एक मिनट रुको जरा, इसमें अपन दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहले में ए बी सी, इसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसमें आता है स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, देन लाइफ इंश्योरेंस, LIP, लाइफ इंश्योरेंस है, LI लिखता हूं, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी। ठीक है, 2 persons other than government itself. फिर नंबर 2, सर्विस टू वेसल और एयरक्राफ्ट। ठीक है, वेसल और एयरक्राफ्ट को कोई भी सर्विस देना, शॉर्ट में लिखता हूं। नंबर 3, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। एंड नंबर 4 इज एनी अदर, अच्छा नंबर 4 में उधर लिखता हूं, नंबर 4 हम यहां लिखते हैं डी। तो डी में लिखता हूं, ये 1 2 3 लिखा है यानी ABC है ये, ठीक है। और डी में नंबर 4 है, दैट इज एनी अदर टू बिजनेस एंटिटीज। ओके, टू बिजनेस एंटिटीज, यहां तक लिखो। फिर मैं आगे नीचे लिखता हूं, पॉज करके लिखो। अब इसके अलावा अब यहां पे जो है ये एनी अदर वाला जो है, इसमें फिर और भी एग्जेम्पशंस, तो इसमें फर्दर एग्जेम्पशंस है। उसमें एक है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट को दे रहा है, ये एक लोकल अथॉरिटी दूसरे को दे रही है, तो वहां एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो केस है वो ये वाले में नहीं है, मगर ये वाले में है। नंबर 2, बिजनेस एंटिटी whose turnover in preceding financial year is less than 20 or 10 lakhs respectively। ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया, क्योंकि यहां बिजनेस एंटिटी को दिया है ना, एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल है। लेकिन अगर उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर पिछले साल में 20 या 10 लाख से कम है तो फिर वो एग्जेम्पशन में आएंगे। ठीक है, तो उसमें ये वाला सर्विस एग्जेम्पशन में आएगा। वहां एक्सेप्ट लिख लो, एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। अगर रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी सर्विस है तो फिर उसको ये एग्जेम्पशन नहीं अवेलेबल, फिर अवेलेबल नहीं है। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी सर्विस को छोड़ के बाकी कोई भी सर्विस अगर है तो वो एग्जेम्प्ट। और तीसरा है कि वैल्यू ऑफ सर्विस इज लेस देन 5,000, जो भी सर्विस है उसका वैल्यू 5,000 से कम है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ऐसा लिख के रखो। तो देखो ये 3 जो है ये तो टैक्सेबल है ही, ये चाहे अपन बिजनेस एंटिटी को दे या किसी को भी दे, ये तीनों जो है
these can be given to service given to any person whether business entity or not, ये टैक्सेबल है. उसके अलावा टू अ बिजनेस एंटिटी वाला जो है फोर्थ पॉइंट, एनी अदर, यानी ये तीन को छोड़ के बाकी कोई सर्विस जो बिजनेस एंटिटी को दी गई वो टैक्सेबल है. लेकिन उसमें भी फिर एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये तीन है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी एक गवर्नमेंट की बिजनेस एंटिटी ने दूसरे गवर्नमेंट की बिजनेस एंटिटी को दिया तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, या ऐसी बिजनेस एंटिटी को प्राइवेट वाली जिसका टर्नओवर पिछले साल 20 लाख या 10 लाख से कम है, एक्सेप्ट रेंटिंग को छोड़ के, और बाकी वैल्यू ऑफ सर्विस 5,000 से कम है. सर्विस का वैल्यू ही अगर 5,000 से कम है तो वो भी एग्जेम्प्ट है. लिखे? वेरी गुड. तो इस तरह से है ये 6, 7, 8, 9. ओके, तो 6 में तो वो था ही, फिर 7 में ये वाला पॉइंट है, देखो 10 लाख 20 लाख वाला पॉइंट 7 है, 8 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाला पॉइंट है, और 9 में है 5,000 वाला, does not exceed 5,000 rupees. वेरी गुड. और कंटिन्यूअस सप्लाई अगर है तो 5,000 कैसे देखेंगे? पूरे साल का वैल्यू देखेंगे 5,000, नॉट जस्ट इंडिविजुअल बट पूरे साल का 5,000 देखा जाएगा इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस. उसके बाद में एक 9A करके है, बहुत ही सिंपल है कि ये जो फुटबॉल फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था बीच में गोवा में, उसके लिए एग्जेम्पशन डाला है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि फीफा जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, एंड इट्स सब्सिडरीज. तो हमने अगर सर्विस इनको दी या इन्होंने जो सर्विस दूसरों को दी, वो दोनों भी एग्जेम्प्ट. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एनी ऑफ द इवेंट्स अंडर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 टू बी होस्टेड इन इंडिया. तो ये एक ही इवेंट के लिए डाला था इसको, वर्ल्ड कप 2017 जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ अंडर 17 इंडिया में हुआ. आप लोगों ने देखा क्या? नहीं ना, कोई नहीं देखता, लेकिन खैर जाना तो चलो, फुटबॉल वैसे भी इंडिया में कम लोग देखते हैं, तो वो एक एग्जेम्पशन डाला था. वेरी सिंपल. Provided that the Director Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly or indirectly related to any of the events under FIFA Under 17 World Cup of 2017. तो मिनिस्ट्री से उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए. दैट्स सिंपल. फिर उसके बाद एक है 9B. 9B में है सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विथ ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान विच आर कॉल्ड एज लैंडलॉक्ड कंट्रीज. अब ये एक बहुत सिंपल चीज है. इसमें क्या होता है, देखो कि जो भी शिप्ड गुड्स नेपाल या भूटान आता है, तो वो शिप जो है वो कलकत्ता पहुंचता है, वहां से ट्रांसपोर्ट ट्रक में होगा, क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्रीज है. लैंडलॉक यानी जिसके पास सी नहीं होता वो लैंडलॉक कंट्रीज कहते हैं. तो सी ट्रांसपोर्ट से जो कुछ आ रहा है वो वहां तक पहुंचेगा कैसे? कोई ना कोई दूसरे कंट्री के थ्रू ही जाएगा ना, तो अपने कंट्री यानी इंडिया के थ्रू जाता है. तो ये जो सर्विस ट्रांसपोर्ट सर्विस, कार्गो ट्रांजिट कार्गो जो कहते हैं अपन, तो ये ट्रांजिट सर्विस है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट सर्विस जो दिया जाएगा ये गुड्स को, जो कलकत्ता से नेपाल या कलकत्ता से भूटान जाएंगे. तो ये जो सर्विस है ट्रांसपोर्ट सर्विस, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी इन इंडिया. सिंपल है ना. नहीं तो अगर यहां पे इंडिया में ट्रक चलेगा, अगर इसके ऊपर हमने जीएसटी लगा दिया तो ये गुड्स बेचारे जो जाने वाले हैं कहां पे, नेपाल या भूटान, वो कॉस्टली हो जाएंगे ना. यानी इनडायरेक्टली हम उन लोगों से, कंज्यूमर्स तो वहां बैठे हुए, तो उन लोगों से हम जीएसटी इंडिया में लेंगे. तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा चलो जाने दो, अच्छे दोस्त है हमारे, और दोस्त बने रहे ही अच्छा है, वरना उधर से चाइना उनके पीछे लगा रहता है, चाबी भरते रहता है कि इंडिया में जीएसटी भरोगे, हमारे यहां से ट्रांजिट करो, हम नहीं चार्ज करेंगे तुम्हारे ऊपर जीएसटी. तो अगर ये लोग अपने दोस्ती छोड़ के उनके दोस्त बन गए तो अपने को खतरा बढ़ जाएगा ना. बॉर्डर्स में जो खतरा होता है, डोकलम तो हुआ ही, आप सबने देखा. तो इसलिए स्ट्रैटेजिकली ये दोनों कंट्रीज अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे एड एज अ कुशन बिटवीन अस एंड चाइना. तो गवर्नमेंट चाहता है कि इनको होल्ड करके रखना अच्छा है, दोस्ती बनाए रखना अच्छा है, इसलिए उसको एग्जेम्पशन दिया है. तो जो भी ट्रांजिट कार्गो है जो इंडिया के थ्रू होते हुए नेपाल या भूटान जाता है, वो उसमें जो सर्विसेज है ट्रांजिट सर्विस,
that will be exempt from GST. फिर उसके बाद है 9C, supply of service by a government entity to central government, state government, local authority, union territory वगैरह वगैरह, or any person specified by the central government, state government, union territory or local authority against consideration received from the central government, state government, union territory, local authority in the form of grants. तो कुछ नहीं है, सिंपल है कि कोई भी सर्विस एक गवर्नमेंट एंटिटी जिसमें 90% कंट्रोल गवर्नमेंट का ही है तो उसको गवर्नमेंट एंटिटी कहते हैं, 90% शेयर होल्डिंग इज ऑफ द गवर्नमेंट, वो कोई भी सर्विस गवर्नमेंट को देगा, यानी अपना ही बच्चा अपने को ही सर्विस देगा, गवर्नमेंट का ही बच्चा है गवर्नमेंट को ही सर्विस देगा, तो वो एग्जेम्प्ट है, उसको एग्जेम्प्ट किया है, जिसमें कंसिडरेशन जो है वो भी गवर्नमेंट ही दे रहा है बेसिकली स्पीकिंग। तो ऐसे वो इंटरनल उनका मामला है गवर्नमेंट का, अपने को क्या करना है उससे, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, इसको छोड़ देने का। फिर आता है 9D। 9D क्या कहता है कि सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम, अंडरलाइन ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम रहते हैं बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, यानी चैरिटेबल ट्रस्ट्स, टू इट्स रेसिडेंट्स एज 60 ईयर्स और अबाउ, सीनियर सिटीजन। ओल्ड एज होम यानी 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग लोग आपके ओल्ड एज होम में रहने चाहिए, ओके। और देने वाला कौन है, सर्विस देने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है। किसको दे रहे सर्विस, 60 साल के ऊपर वाले बुजुर्गों को, अगेंस्ट अ कंसिडरेशन अप टू ₹25,000 पर मंथ पर मेंबर। वैसे तो फ्री में देते हैं, फ्री में दिया तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर पैसे भी चार्ज किए, ठीक है, ओल्ड एज होम में पैसे चार्ज किए, तो बहुत सारे क्या है कि आजकल यंग बच्चे जो है उनके पास टाइम नहीं है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखे और घर में रहे, दे स्टे आउटसाइड इंडिया और हियर एंड देयर, तो वो अपने माँ बाप को क्या है कि ऐसे ओल्ड एज होम में भर्ती करा देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या चैरिटेबल ट्रस्ट का रन किया हुआ ओल्ड एज होम, उसमें भर्ती करा देंगे। तो इनका चार्ज, अगर ये पेड सर्विस भी है तो इनका चार्ज अगर 25,000 रुपए पर मंथ पर मेंबर या उससे कम है, जिसमें खाना पीना रहना सब आ गया, लॉजिंग बोर्डिंग, तो 25,000 रुपए को ऑनलाइन करो, अगर उससे कम है तो फिर ये एग्जेम्प्ट। प्रोवाइडेड दैट द कंसिडरेशन चार्ज इज इंक्लूसिव ऑफ चार्जेस फॉर बोर्डिंग, लॉजिंग एंड मेंटेनेंस, यानी पूरा इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव चार्ज होना चाहिए और 25,000 रुपए या उससे कम होना चाहिए, तो ये एग्जेम्प्ट है पूरी तरह से, ओके। फिर आगे चलो, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 10, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट यानी जिसमें कोई गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, प्योर लेबर का काम है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन और ऑल्टरेशन of a civil structure or any other original works pertaining to the beneficiary-led individual house construction or enhancement under the Housing for All Urban Mission Pradhan Mantri Awas Yojana। बाप रे, अपने को शॉर्ट में याद रखना है, प्रधानमंत्री आवास योजना या हाउसिंग फॉर ऑल मिशन, ये दो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाता है लेबर सप्लाई करने का, ही ओनली सप्लाइज लेबर नॉट मटेरियल, मटेरियल नहीं लाता, उसे लेबर का काम करता है, कंस्ट्रक्शन करने का काम, ही सप्लाइज ओनली द लेबर एंड डज द जॉब। गवर्नमेंट मटेरियल देगा और ये जो आदमी है ये लेबर सप्लाई करके कंस्ट्रक्शन का काम करवाएगा, तो उसको एग्जेम्पशन दिया है, ओके। तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एग्जेम्प्ट रहेगा, सिंपल है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट के काम है सिर्फ उसमें, हाँ, सिर्फ ये दो काम में एग्जेम्प्ट है, बाकी आप नॉर्मल किसी को भी लेबर सप्लाई करोगे तो टैक्सेबल में आएगा,
हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग था. लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन और ऑल्टरेशन, सब काम एग्जेम्प्ट है. जो भी काम वो करेंगे. कंस्ट्रक्शन यानी पूरा कंस्ट्रक्शन करके देना, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन. कंप्लीशन प्रोसेस भी है. कंप्लीशन जैसे टाइल फिटिंग करके देना, चूना मार के देना, वो सब भी आता है कंप्लीशन. फिटिंग आउट, फिटिंग आउट यानी इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करके देना, जैसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग करके देना है, प्लम्बिंग का काम करके देना है, तो वो इसमें आता है फिटिंग आउट. फिर रिपेयर मेंटेनेंस, पुरानी बिल्डिंग का रिपेयर मेंटेनेंस, रिनोवेशन और ऑल्टरेशन ऑफ अ सिविल स्ट्रक्चर. ऑल्टरेशन यानी कि थोड़ा बहुत चेंज करके देना. और एनी अदर ओरिजिनल वर्क pertaining to beneficiary led individual house construction or enhancement. ये स्कीम का यानी पर्पज है बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन एनहांसमेंट. किसके अंदर? अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना. और ओरिजिनल वर्क का डेफिनेशन भी दिया है. ओरिजिनल वर्क यानी न्यू कंस्ट्रक्शन, नए कंस्ट्रक्शन को ओरिजिनल वर्क बोलते हैं. तो इसमें दोनों भी कवर्ड है, ओरिजिनल वर्क भी कवर्ड है, रिपेयर मेंटेनेंस भी कवर्ड है, सब कवर्ड है. तो उसकी डेफिनेशन को यहां मतलब की नहीं है, छोड़ दो उसको. फिर एक इंसर्ट हुआ इसके अंदर 10A. 10A क्या बोलता है कि सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूब वेल of the farmer or agriculturist for agricultural use. तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज जो है, जैसे हमारे यहाँ MSEDCL है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, वैसे हर पूरे इंडिया में बहुत सारे हैं. तो ये मैं लिखूंगा EDU, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, जो भी नाम से आपके यहाँ होगी. ये क्या है कि इनका लाइन यहां तक है, मान लो कि यहां तक लाइन है, लेकिन एक फार्मर है बेचारा, उसका फार्म यहां पर है और वहां उसको ट्यूबवेल डालना है. ट्यूबवेल के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी. तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी क्या करता है कि जो पोल है यहां, ये पोल से एक लाइन खींचता है, तो छोटे छोटे पोल वगैरह डाल के फिर ये लाइन खींच के यहां तक देगा, सप्लाई लाइन. तो ये जो सप्लाई लाइन डालेंगे उसके पैसे चार्ज करेंगे, ऑब्वियसली फुकट में तो देंगे नहीं, उसके पैसे चार्ज. तो ये लाइन डालने का या वहां तक लाइन को ले जाने का, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को खींचने का जो वो पैसा चार्ज करेगा, उस पे कोई GST नहीं लगेगा. ओके. तो फार्मर्स के लिए बेनिफिट है इनडायरेक्टली, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर तो फार्मर ही है ना. तो फार्मर या एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर है. बर्डन उस पर फॉलो होने वाला था, तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, इसको हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं. बेस्ट. The next is services by way of pure labor contract. ये भी सेम है, pure labor contract of construction, erection, commissioning, installation of original work. यहां पे सिर्फ ओरिजिनल वर्क है. देखो, pertaining to single को 5 बार अंडरलाइन करो, residential unit otherwise than as a part of a residential complex. This is more important. इस पे एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये जनरल पब्लिक के लिए ना, वो तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें कहां रेयर सिचुएशन है, बट दिस इज अ नॉर्मल सिचुएशन. तो क्या हुआ देखो, एक आदमी मेरे पास आया, मैं एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूं, ठीक है. तो ये एक आदमी है, एक पर्सन है, मिस्टर जोगी. तो जोगी अपने पास आते कहते कि भैया मेरे पास एक ये है लैंड है, मेरे को वहां मेरा घर बनाना है. तो उसके पास ये जमीन है 4000 स्क्वायर फीट का, एंड ही वांट्स टू मेक हिज हाउस. उसको एक घर बनाना है इधर. तो मेरे पास आता है, बोलता है कि देखो नक्शा तो मैं बनवा लिया है आर्किटेक्ट से, आप प्लीज यहां मेरे को वो घर बना दो.
तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, ही प्रोवाइड्स द लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबर जो होता है ना, तो लेबर प्रोवाइड करके इसको घर बना के देता है. सो दिस इज प्योर लेबर सर्विस, ओनली लेबर सर्विस देने का है, मटेरियल नहीं लाने का. मटेरियल ये खुद लाएगा, हम उसको बोलेंगे सीमेंट, सैंड, गिट्टी, लोहा, जितना भी लगता है स्टील वगैरह, वो तुम लेके आओ, मैं सिर्फ लेबर सप्लाई करूंगा, लेबर का पैसा लूंगा, ठीक है, और मेरा सुपरविजन चार्जेस. सो ही ओनली प्रोवाइड्स लेबर. तो दिस इज अ प्योर लेबर सर्विस, वो प्रोवाइड करता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वन हाउस, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस. तो ये क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस फॉर मिस्टर जोगी. तो इसको ओरिजिनल वर्क कहते हैं. क्या कहते हैं, ओरिजिनल वर्क. ओरिजिनल वर्क यानी ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन, ये घर जीरो से बना करके देना, पाए से यानी फाउंडेशन से बनाकर देना, इसको कहते हैं ओरिजिनल वर्क. दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिनल वर्क. या फिर ओरिजिनल वर्क में और एक पॉइंट आता है कि उसके पास पुराना घर था, जोगी का एक पुराना घर है, बिल्कुल डिलिपिडेटेड कंडीशन में हो गया, बिल्कुल खंडर बन गया है, उसको गिरा करके पूरा साफ करके फिर नया कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसको भी ओरिजिनल वर्क कहेंगे. अभी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं ओरिजिनल वर्क का, उसको भी ओरिजिनल कहेंगे, उसमें भी एग्जेम्पशन मिलेगा. सो दिस लेबर कॉन्ट्रैक्टर हु इज प्रोवाइडिंग दिस लेबर सर्विस फॉर अ चार्ज 20-25 लाख रुपए लेता है वो. और इनके चार्जेस नॉर्मली अगर आप मार्केट में जाओगे तो कैसे रहते हैं, पर स्क्वायर फीट बेसिस पे लेते हैं. या तो फिक्स अमाउंट भी हो सकता है, भाई मेरे को 20 लाख दो मैं घर बना दूंगा, या फिर स्क्वायर फीट बेसिस पे रहता है, कितना कंस्ट्रक्शन हुआ उसमें मेरे को आप 800 रुपए 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट दे दो लेबर चार्जेस फॉर कंस्ट्रक्शन. मटेरियल आप खुद लेके आओ, मैं सिर्फ लेबर चार्जेस लूंगा 200 300 400 रुपए पर स्क्वायर फीट. तो वो जो भी पैसा ले रहा है दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम, सो दिस प्योर लेबर सर्विस विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. लेकिन याद रखो, अगर ये वर्क कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है, वर्क कॉन्ट्रैक्टर यानी जो मटेरियल भी लाएगा प्लस सर्विस भी देगा, लेबर, मटेरियल प्लस लेबर का अगर ये काम करेगा तो एग्जेम्पशन नहीं है. याद है, याद रहेगा, देन देयर इज नो एग्जेम्पशन. सो वर्क कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट एग्जेम्प्ट, ओनली द प्योर लेबर सर्विस प्रोवाइडर वो एग्जेम्प्ट है. और सिंगल रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए, एक आदमी के लिए उसका घर बना के दे रहे हैं, उसके पास जगह है, सामान भी वही लाके देगा, अपन घर बना के दे देंगे. लेकिन अगर ये पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में होता है ना वो अपन बहुत सारे रो हाउसेस होते हैं, एक पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूं और मैं ये पूरे घर बनाकर दे रहा हूं, मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं पूरा कॉम्प्लेक्स बना के दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो हाउसेस. रो हाउसेस स्कीम होती है. तो वैसे तो देखो फ्लैट स्कीम नहीं है, इंडिविजुअल घर ही है, फ्लैट स्कीम तो एग्जेम्पशन का सवाल ही नहीं आता, उसमें तो टैक्सेबल है. मगर यहां देखो, यहां इंडिविजुअल हाउसेस है, रो हाउसेस इसको कहते हैं, बट दिस इज पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स. रो हाउसेस आर पार्ट ऑफ द कमर्शियल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स. यहां पे अगर बनाने का काम करेंगे तो फिर एग्जेम्पशन नहीं है, नो एग्जेम्पशन. याद रखो, नो एग्जेम्पशन. If it is a part of residential complex, then there is no exemption. If it is one single standalone residential unit, bungalow जिसको कहते हैं bungalow, then it is exempt. Got it? Very good. फिर आ जाओ, फिर से पढ़ो, देखो 11 नंबर का फिर से देखो. Construction, erection, commissioning और installation of original work. अब इसमें देखो, इसमें रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह नहीं है. आपके घर पे दीवारों में क्रैक आ गई है, आपने मेरे को बुलाया, मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर, मैंने आया, ठीक है मैं लेबर लगाता हूं, सुधार के देता हूं, तो वो सर्विस होंगी टैक्सेबल, वो सर्विस होंगी टैक्सेबल. ओनली ओरिजिनल वर्क यानी ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन वर्क इज एग्जेम्प्ट. नीचे लिख दो, रिपेयर मेंटेनेंस एक्सेट्रा आर टैक्सेबल. ये पूरे लिस्ट में आपको हमेशा दोनों तरफ से पढ़ाई करनी है, सिर्फ जो लिखा है उसको रट के कोई मतलब नहीं है.
ओरिजिनल वर्क रट के चले जाओगे और वहां आ गया रिपेयर मेंटेनेंस, तो फिर क्या, तो गए काम से। तो अपने को दोनों तरफ से सोचना है, क्या एग्जेम्प्ट है और क्या टैक्सेबल है, दोनों सोचो। तो एग्जाम में कुछ भी आया तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है। और ओरिजिनल वर्क का डेफिनेशन देखो ऊपर में दिया है। ओरिजिनल वर्क मींस ऑल न्यू कंस्ट्रक्शन, सिर्फ न्यू कंस्ट्रक्शन एग्जेम्प्ट है इस केस में, न्यू कंस्ट्रक्शन। और उसके अंदर आता है ऑल टाइप्स ऑफ एडिशंस एंड ऑल्टरेशंस टू अबैंडन्ड और डैमेज स्ट्रक्चर्स ऑन लैंड दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक देम वर्केबल। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो ओरिजिनल वर्क मींस ऑल न्यू कंस्ट्रक्शन एंड इंक्लूड्स additions and alterations to abandoned or damaged structures on land that are required to make them workable. ये included है उसकी definition में। तो मैंने कहा ना dilapidated कंडीशन में हो गई, पुराना खंडर हो गया है, तो वो यूजेबल नहीं है। लेकिन अगर उसको यूज करना है तो बहुत सारे एडिशन करना पड़ेगा। कुछ दीवारें रखेंगे अपन पुरानी और बाकी पूरा नया बनाकर फिर छप्पड़ वप्पड़ डाल के पूरा उसको रिन्यू करेंगे, तो उसको भी ओरिजिनल वर्क कहा जाता है। यानी वो बिल्कुल अनलिवेबल कंडीशन में था और फिर उसको हमने रिन्यू किया तो उसको ओरिजिनल वर्क कहेंगे। एंड सिंपल रिपेयर मेंटेनेंस इज नॉट ओरिजिनल वर्क। और दूसरा है इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट और स्ट्रक्चर्स वेदर प्री फैब्रिकेटेड और अदरवाइज। ये फैक्ट्री वगैरह के काम का है, रेसिडेंशियल हाउस के काम का नहीं है। ओरिजिनल वर्क डेफिनेशन तो बहुत बड़ा डेफिनेशन है, उसमें फैक्ट्री वगैरह में जो अपन इरेक्शन करके देते ना, प्लांट एंड मशीनरी को इरेक्शन कमीशनिंग करके देना, वो भी ओरिजिनल वर्क में आता है। लेकिन वो यहां पे यूज नहीं है, उसका आगे चल के यूज आएंगे, अपन देखेंगे। ये तो अपन रेसिडेंशियल हाउस की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है। तो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, otherwise than as a part of residential complex. Got it? Very good. और उसका डेफिनेशन भी दिया है। सिंगल का मतलब क्या, मीन्स अ सेल्फ कंटेन्ड रेसिडेंशियल यूनिट, यानी बंगलो, जिसको अपन कहते हैं बंगलो, which is designed for use wholly or principally for residential purposes of one family. Simple. अगर इसमें दो भी आ गए, एक छोटा सा घर है, दो भाई रहते, मान लो एक एग्जांपल है, दो भाई रहते, आकाश विकास, झगड़ा है उन दोनों के बीच में, बहुत भारी झगड़ा। तो बाप दादा से एक जमीन चलते आ रही है, 4000 स्क्वायर फीट का एक लैंड है उनके पास। वो आके कहते हैं मेरे से कि आप बना दो हमको इस पे घर, लेकिन घर के बीच में अंबुजा सीमेंट की दीवार होनी चाहिए, हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, और इसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे विद द म्युनिसिपल अथॉरिटीज। तो ये एक बिल्डिंग का प्लान अलग बना, ये एक बिल्डिंग का प्लान अलग बना। तो जगह एक थी, लेकिन अब दो बिल्डिंग बन रही ना, और दो रजिस्ट्रेशन होंगे, तो फिर मुझे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मैं लेबर प्रोवाइड करूंगा, दोनों को बना के दूंगा, नो एग्जेम्पशन क्योंकि यहां सिंगल यूनिट नहीं है ना, डबल यूनिट हो गए, दो यूनिट हो गए, नो एग्जेम्पशन। अजीब बात है। तो पहले मैं इन दोनों का झगड़ा दूर करूंगा, मेरे फायदे में है। एग्जेम्पशन लेना है तो पहले झगड़ा मिटाओ, उनको बोलो नहीं नहीं आप एक ही रजिस्टर करो, घर अच्छा होता है, साथ साथ रहो, कितनी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी, उसमें क्या करोगे झगड़ा करके और अंबुजा सीमेंट लगा के क्या करोगे, नहीं। तो मैं उनको समझाऊंगा, झगड़ा मिटाऊंगा और फिर सिंगल यूनिट बना के दूंगा, भाईचारा मेंटेन होगा और अपने को एग्जेम्पशन भी मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि दो अलग अलग घर ही होने चाहिए, इट कैन बी फ्लैट वाइज ऑल्सो। 3 फ्लोर कंस्ट्रक्ट किए, 3 भाई के, एक फ्लोर अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, और तीनों अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने वाले तो फिर मेरे को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो 1 यूनिट होना चाहिए, 1 रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 11A है सर्विस प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस shops to central government, state government or union territory by way of sale of food grains, kerosene, sugar, edible oil, etc. under public distribution system, किराने की दुकान, against consideration in the form of commission or margin. यानी सिंपल है, इसमें क्या होता है कि जो ये किराने की दुकान वाले होते हैं, the shop owners, ये
एक्चुअली अपने को सेल नहीं करते. अपन नॉर्मल किराने की दुकान में जाएंगे तो वहां क्या है कि वो बिजनेसमैन है, ही सेल्स गुड्स टू अस. लेकिन ये फेयर प्राइस शॉप जो है ये गवर्नमेंट के शॉप्स, और ये फेयर प्राइस शॉप का जो ओनर है वो गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, जिसके लिए उसको कमीशन या मार्जिन का पेमेंट मिलता है. सो इट इज लाइक अ सर्विस गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. तो ये फेयर प्राइस शॉप वाले का जो कमीशन है जो उसको मिलता है या जो मार्जिन है उसके ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा. तो वो एक सिंपल सा एग्जेम्पशन है. फिर उसके बाद एक और देख लेते हैं इस लेक्चर में, 12 नंबर, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस. रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यानी एक फ्लैट होता है या बंगलो होता है, ठीक है, उसको लेट आउट किया फॉर व्हाट, रेसिडेंस, यूज एज रेसिडेंस, तो एग्जेम्पशन है. लेकिन अगर मेरे पास फ्लैट है, यानी घर तो रेसिडेंशियल है लेकिन मैंने आपको ऑफिस के लिए लेट आउट किया, तो देन इट इज टैक्सेबल. ऑफिस के लिए लेट आउट किया, बिजनेस के लिए लेट आउट किया, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लेट आउट किया, देन इट इज टैक्सेबल, याद रखो. लेकिन फॉर रेसिडेंस लेट आउट किया, देन इट इज एग्जेम्प्ट. ओके, सिंपल है. तो यहां देंगे अपन ब्रेक और फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. बहुत सारे पॉइंट्स देखना है, कहानी लंबी है, आराम से चलेंगे.